हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे आज आप लोग के बीच बायोलॉजी का फिर एक नया सेट लेके आए हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो को पूरा देखे और अपने दोस्तों को भी भेजे। देखिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन है बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कहने का मतलब आपका एक चैप्टर है जीवों में जनन, उसका यह क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे निषेचन की प्रक्रिया में आप लोग को बताया होगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक को आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। लेकिन बात आती है यहाँ पे बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। कहने का मतलब बाहरी बाह्य मतलब हो गया बाहरी और अंतः मतलब क्या हो गया? आंतरिक। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कोई पूछे बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन में अंतर स्पष्ट करे तो बोलिएगा निषेचन की प्रक्रिया जब शरीर से बाहर किसी विशेष स्थल पे होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इस निषेचन में विभिन्न प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे में जल हो गए, वायु हो गए या अन्य पदार्थ हो गए। और अंतः निषेचन की अगर बात किया जाए तो इसके बारे में बोलिएगा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। यानी कहने का मतलब शरीर के बाहर अगर कोई विशेष स्थल पर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। और अगर शरीर के बाहर कोई विशेष स्थल पर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें किसी कारक का योगदान है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाहरी निषेचन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतः निषेचन एवं बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में कौन निषेचन सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? तो आप लोग खुद जानते हैं कि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया मेढक एवं अन्य जीवों में होते हैं, लेकिन अंतः निषेचन की प्रक्रिया स्तनधारियों में होते हैं। तो अंतः निषेचन की प्रक्रिया से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो माता पिता के देखरेख में होते हैं, माता पिता के संरक्षित होते हैं। लेकिन जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में जो जीव भाग लेते हैं वो माता पिता के देखरेख में नहीं होते और उनकी संख्या काफी अत्यधिक होती है। देखिए छोटू, उसके बाद कोई पूछ दे तो सीधा बोलिएगा शरीर के बाहर किसी विशेष स्थल पर होने वाले निषेचन क्या कहलाते हैं? बाह्य निषेचन। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन क्या कहलाते हैं? आंतरिक निषेचन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मृत जीवी पोषण एवं परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। देखिएगा छोटू, अगर मृत जीवी पोषण की बात किया जाए तो यहाँ पे आते हैं पोषण, यहाँ पे भी आ रहे हैं पोषण। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा पार्ट 1 में है एक क्वेश्चन, पोषण से आप क्या समझते हैं, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्या होते हैं। देखिए, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। हल्ला तो नहीं कम कर। मृत जीवी पोषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात पोषण के लिए किसी मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। और परजीवी पोषण वैसे पोषण को कहा जाता है जिनमें एक जीव दूसरे जीव पर अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं और अपना पोषण ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण। कोई पूछे मृत जीवी पोषण तो बोलिएगा पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होकर क्या करते हैं? मृत पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। परजीवी पोषण के बारे में अगर बात किया जाए तो कोई पूछे तो बोलिए कि कोई एक जीव दूसरे जीव पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहकर पोषण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। यह है आपका पोषण का प्रकार। आपके सामने में अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कहने का मतलब ये आपका चैप्टर है जीवों में जनन, ये भी आपका चैप्टर है जीवों में जनन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जनन के बारे में समझिए। जनन के बारे में हम जानते हैं
कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक विविधता बनाए रखने के लिए, अपने वंश को कायम रखने के लिए एवं अन्य प्रक्रिया करने के लिए आपस में एक क्रिया करते हैं, जिस क्रिया के तत्पश्चात संतानों का उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन। कोई पूछे छोटू जनन किसे कहते हैं, उसको बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैव विविधता कायम रखने के लिए, अन्य सारी क्रियाकलाप को करने के लिए आपस में एक प्रक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। कोई पूछे तो जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक जनन के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में बोलिएगा जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। अगर दो जीव भाग लेते हैं तो वहां पे एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अगर जनन की विधि में नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और यहाँ पे क्या है? अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव ही भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यानी अकेले जीव संतान का उत्पादन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। और जब दो जीव मिलके संतान का उत्पादन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। लेकिन ये जो जनन होते हैं इनमें नर एवं मादा की कोई स्थिति तय नहीं की जाती है, लेकिन इनमें नर एवं मादा की स्थिति तय की जाती है। अगर इसके बारे में और बात किया जाए तो इसके बारे में बता दूं कि इससे जो उत्पन्न संतान होते हैं वो माता पिता के समान नहीं होते हैं, लेकिन इससे जो उत्पन्न संतान होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आपका था लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। कोई पूछे तो बोलिएगा जनन की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक भाग लेते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यही था आपका छोटू ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? देखिए छोटू, अलैंगिक जनन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा अलैंगिक जनन मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन, तीसरा होता है मुकुलन और लास्ट होता है कायिक प्रवर्धन। यानी कहने का मतलब कोई पूछ दे कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं तो बोलिएगा अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिस विधि के अंदर केवल यह विधि पादप में अपनाई जाती है, जीवों में अपनाई नहीं जाती है। यानी कहने का मतलब पादप के अंदर यह विधि अपनाई जाती है। बोलिएगा कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक प्रकार की विधि है। इस विधि के अंदर पादप के कायिक भाग तना, पत्ती, बीज एवं अन्य भागों से नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कहने का मतलब बोलिएगा पादप के कायिक भाग तना, पत्ती, फूल एवं अन्य भागों से उनके डाली काट का या कोई अलग भाग से नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर इसका उदाहरण पूछे तो इसका उदाहरण होता है गुलाब लगाना, ईख लगाना एवं अन्य सारे चीजों को लगाना। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है अल्सर रोग से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, अल्सर रोग की अगर बात किया जाए तो आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, वही चैप्टर का यह क्वेश्चन है अल्सर रोग। देखिए, हम जानते हैं कि अमाशय में HCl अम्ल स्रावित होते रहते हैं, अमाशय में HCl अम्ल स्रावित होते रहते हैं, लेकिन जब मानव कोई विशेष कारण से नियमित रूप से अनाज को ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो बाहरी तरीके से अनाज को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन शरीर के अंदर HCl निकलना बंद थोड़ी हो गया है, वो तो निकल रहा है।
लेकिन इस रोग के अंदर बोलिएगा जब मानव निश्चित समय अंतराल के लिए भोजन करना बंद कर देता है, भोजन नहीं कर पाता है या फास्टिंग में रहते हैं, तो उनके आमाशय में अम्लों का स्राव होते रहता है, उनके आमाशय में अम्ल का स्राव बंद नहीं होता है। ऐसे स्थिति में जो HCl अम्ल है, इनका प्रभाव भोजन को पचाना है, यानी भोजन में अम्ल जितने भी सूक्ष्म जीव है उनको कायम करना है, लेकिन वहां पे सूक्ष्म जीव नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से ये अपने प्रभाव आमाशय के दीवार पर ही डालना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से आमाशय क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसी रोग को हम क्या कहते हैं? अल्सर रोग कहते हैं। एक बार पुनः बता दूं, बोलिएगा जब मानव एक निश्चित अवधि के लिए भोजन करना छोड़ देता है या भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तो उनके आमाशय में जिस अम्ल का स्राव होता है वो अम्ल बंद नहीं होता है, वो अम्ल निकलते रहते हैं। और जब निकलते हैं तो उन्हें आमाशय में भोजन नहीं मिलते हैं। आमाशय में जब भोजन नहीं मिल पाता है तो वहां पे आमाशय की जो दीवार होती है उस दीवार पे वो HCl को स्रावित करते रहता है, और HCl को जो स्रावित करता है तो वो अम्ल उनकी दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है और एक घाव कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्सर रोग कहते हैं। एक बार छोटू फिर से, बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन से आप क्या समझते हैं? तो बोलिएगा शरीर के बाहर किसी विशेष स्थल पर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन, और शरीर के अंदर किसी विशेष स्थल पर शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को अंतः निषेचन। मृतजीवी पोषण एवं परजीवी पोषण के बारे में कोई पूछे तो बोलिएगा वैसे जीव पोषण की वह विधि जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर कोई पूछे परजीवी पोषण, बोलिएगा पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर संपूर्ण रूप से निर्भर होकर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। लैंगिक जनन की बात किया जाए तो इनमें दो जनक भाग लेके नर एवं मादा युग्मक भाग लेके आपस में संतान का उत्पादन करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में एक युग्मक भाग लेते हैं और संतान का उत्पादन करते हैं। कायिक प्रवर्धन, बोलिएगा पौधे के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती एवं अन्य भागों से नए पादप का निर्माण करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे में हो गया गुलाब लगाना, उसके बाद गन्ना रोपना एवं अन्य सारी हो सकते हैं। उसके बाद अल्सर रोग से आप क्या समझते हैं? बोलिएगा जब मानव तत्कालीन भोजन की प्राप्ति नहीं कर पाता है या किसी कारण से अपने भोजन के आहार को रोक देता है, तो उनके शरीर के अंदर निकलने वाले अम्ल की मात्रा नहीं रुकती है और वो अपना कार्य करते रहता है, और कार्य करते 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 वो अपना संपूर्ण प्रभाव आमाशय के दीवार पर ही डाल देता है, जिस कारण से आमाशय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक घाव का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्सर रोग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आपको बता दूं कि अगर जो आदमी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना नहीं भूले।